गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों आपने कल आपको पता चल गया होगा दोस्तों, और आपकी ELP CVT 2 की जो क्लासें हैं दोस्तों वो आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं कल से। और रेगुलर जब तक कि दोस्तों आपकी थ्योरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको ये क्लासें मिलती रहेंगी। और जैसे ही आपकी ये थ्योरी वाली क्लासें ख़त्म होती हैं दोस्तों, तो आपको CVT 2 के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे, जितने भी क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन आपको रेगुलर कराए जाएंगे दोस्तों, और फुल तैयारी आपके लिए कराई जाएगी। और दोस्तों मैंने पहले ही बोला था आपके लिए, और जब मैंने कल क्लास डाली थी, जो कल क्लास तैयार की थी, उससे पहले भी मैंने कई क्लासों में आपके लिए बोला है, जो आपके ये क्वेश्चन होंगे, जो आपकी थ्योरी कराई जाएगी, वो सारी की सारी थ्योरी दोस्तों मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं, जिनके द्वारा दोस्तों मैंने तैयारी की थी। और पेपर मैंने भी दिया था दोस्तों। मैंने देखा था दोस्तों कि जितने भी नोट्स हैं मेरे, यानी ये जो नोट्स हैं, इनसे एक भी क्वेश्चन मुझे बाहर देखने को नहीं मिला। और दोस्तों ये ऐसा नहीं है, मैंने इन नोट्सों में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है ताकि आपको एग्ज़ाम का सामना करने में दोस्तों दिक्कत हो, क्योंकि सारे नोट्स कंप्लीट हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप इन नोट्सों को देखिए, जो लिखने का तरीका है वहाँ पर नोट्सों का समझाने, जो लिखने का तरीका है वो आपको समझ में ना आए, लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझाई हैं। वहाँ पर मैंने बताया है क्या कैसे जो है दोस्तों, फर्स्ट क्लास आपने देखी होगी, तो वहाँ पर मैंने मात्रक विमाएँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई हैं। कैसे उन्हें दोस्तों मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं। तो दोस्तों देखिए, और ये मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ, अगर आप इन्हें कर लेते हो, इनकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो, और इन्हें दोस्तों रिवाइज कर लेते हो अच्छी तरह से, और नोट्स बनाते चलना दोस्तों हाथों हाथ, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कंप्लीट थ्योरी की क्लास लें दोस्तों, रेगुलर क्लास लें, सारी थ्योरी समझें, और फिर उसके बाद दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मैं बताऊँगा, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि क्या वाकई में जो बेसिक साइंस मैंने आपके लिए कराई है, जो ड्राइंग में आपके लिए कराने वाला हूँ, बेसिक साइंस जैसे ही ख़त्म होती है ड्राइंग आपकी चालू होगी, तो जो मैं बेसिक साइंस और ड्राइंग में आपके लिए कराऊंगा, क्या वो वाकई में मैंने सही कराई है या नहीं कराई है। आपको एहसास कब होगा दोस्तों, जब आप वहाँ पर क्वेश्चन लगाओगे। तो दोस्तों बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देने की कोशिश मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बशर्ते दोस्तों आपको भी मुझे बेस्ट देना है, अपनी मेहनत को बेस्ट देना है, सॉरी अपने आप को बेस्ट देना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अच्छी मेहनत करनी है। और दोस्तों चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं वीडियो को। और आपको पता है दोस्तों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है दोस्तों वो आपकी चल ही रही है, और उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। ये हैंड नोट्स हैं दोस्तों, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। और ये हमारा चैनल है दोस्तों प्योर साइंस लाइव। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज आपका टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज जो है जो आपका टॉपिक वो है दोस्तों गति और वेग, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। और इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी बनती है दोस्तों, सारी थ्योरी मैं आपके लिए कराऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा सा देखिए दोस्तों समझाने में बताने में टाइम लगता है, तो वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो दिक्कत ना लिया करें। आपको रेगुलर सारी दोस्तों, वीडियो लंबा कब होगा आपने कभी सोचा है? वीडियो लंबा तब होगा जब आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। अगर आधा अधूरा करा दिया जाए तो कुछ नहीं है, 10 मिनट में ही वीडियो ख़त्म कर दूं मैं, नहीं, आपको कराना है दोस्तों पूरा, सारी चीज़ें कंप्लीट करानी, क्योंकि दोस्तों आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी मेहनत का सवाल है, आपके माँ बाप के सपनों का सवाल है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और गति और वेग से रिलेटेड फर्स्ट सेकंड चैप्टर है आपका दोस्तों बेसिक साइंस में। तो देखिए दोस्तों, गति आपकी जो होती है दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है, आप सभी को पता है दोस्तों। एक तो होती है दोस्तों आपकी स्थैतिक गति, एक होती है दोस्तों गति की गति, जिसे दोस्तों हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिकी को हम दोस्तों स्थितिक ऊर्जा कहते हैं,
एक होती है दोस्तों आपकी यांत्रिक ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, स्थितिकी गति यानी स्थितिक ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत विराम अवस्था में स्थित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। किसमें? स्थितिकी गतिकी में। अब आती है दोस्तों गतिकी यानी गतिज ऊर्जा। इसके अंतर्गत दोस्तों जो है इसके अंतर्गत गति की अवस्था वाली वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। और यांत्रिक में दोस्तों इसके अंतर्गत वस्तुओं की गति के साथ साथ दोस्तों उनके कारणों का भी अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। अब एक और होती है दोस्तों बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु क्या होता है दोस्तों? ये रहा दोस्तों आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। कब? जब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में वस्तु का आकार नगण्य हो, यानी बिंदु के आकार का हो, उसे कहते हैं दोस्तों बिंदु वस्तु गति। बिंदु वस्तु गति। तो आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा दोस्तों, समझ लिया होगा। नोट्स बनाते चलें दोस्तों, साथ में लिखते चलें, थ्योरी कंप्लीट करते चलें। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों, अब आ गया है दोस्तों आपका गति के प्रकार कि गति कितने प्रकार की होती है। तो देखिए दोस्तों, एक होती है गति एक विमीय, एक होती है दोस्तों द्विविमीय, एक होती है दोस्तों त्रिविमीय। और इसके अलावा भी गतियाँ होती हैं, गतियों के प्रकार होते हैं, उन्हें मैं आपके लिए बताऊंगा, आगे चलकर देखेंगे सारी चीज़ें। तो एक विमीय गति क्या होती है दोस्तों? जब कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करे उसे कहते हैं दोस्तों एक विमीय गति। जैसे रेलगाड़ी का एक ही दिशा में जाना, किसी वस्तु का पृथ्वी की ओर गिरना। रेलगाड़ी जो होती है ना दोस्तों, पटरी पर एक ही दिशा में जाती है, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं उसे। हर कोई वस्तु ऊपर से छोड़ दी जाए, वृक्ष पे से, मान लिया आप छत पर खड़े हो गए, छत पे से कोई वस्तु छोड़ दिया आपने, तो ऐसा नहीं हो लौट कर आप दोबारा उसे बैक कर सकते हो। नहीं, एक बार छूट गई जो छूट गई, सीधी जाकर ही दम लेगी दोस्तों पृथ्वी पर। जब तक ना गिर जाए, पहुंच ना जाए नीचे, तब तक वो रुकेगी नहीं और आप रोक भी नहीं सकते। तो इसे कहते हैं दोस्तों एक विमीय गति। अब बात करते हैं दोस्तों द्विविमीय गति की। जब कोई वस्तु एक से अधिक दिशा में गति करे, जब कोई वस्तु एक से अधिक दिशा में गति करे उसे कहते हैं दोस्तों द्विविमीय गति। जैसे कि वृत्तीय गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना। जितनी घूर्णन वाली चीज़ें हैं दोस्तों आपकी, वो सारी दोस्तों द्विविमीय गति में आती हैं, और ये आपको याद रखना है। जैसे रोड पर हम गाड़ी चलाते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, वो भी दोस्तों द्विविमीय गति में आता है। आगे बात करते हैं दोस्तों त्रिविमीय गति की। जब कोई वस्तु किसी भी दिशा में गति करे उसे कहते हैं दोस्तों त्रिविमीय गति। जैसे उड़ता पक्षी, धूल के कण। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर द्विविमीय गति में एक और एग्जांपल लिख लेना दोस्तों आप, रॉकेट का उड़ना। आपको याद रखना है दोस्तों रॉकेट का उड़ना। और यहाँ पर दोस्तों देखिए त्रिविमीय गति का उदाहरण है दोस्तों पक्षी। आपने आसमान में देखा हो दोस्तों, पक्षी का कोई दिशा नहीं होती पक्षी की, कभी कहीं उड़ जाता है, कभी किसी दिशा में, कभी किसी दिशा में, उसे कहते हैं दोस्तों त्रिविमीय गति। धूल के कण, जो कि आपने देखा हो दोस्तों, धूल के कण थोड़े छोटे छोटे, आपने कभी आपने अपने घरों में जो रोशनदान होते हैं ना, वहाँ से जब रोशनी आती है तो उनके साथ धूल के कण आते हैं, तो घूमते हुए कभी किसी दिशा में कभी किसी दिशा में, इस प्रकार आपने देखा होगा दोस्तों, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है। तो वो दोस्तों धूल के जो कण होते हैं, आंधियाँ देखेंगे उनमें धूल उड़ती है, वो भी दोस्तों त्रिविमीय गति के उदाहरण है। उड़ता जहाज ये भी दोस्तों त्रिविमीय गति का उदाहरण है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। आगे अन्य जो प्रकार है उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए, गति और अन्य गति के प्रकार। जैसे कि दोस्तों स्थानांतरित गति, ये किस प्रकार की गति है? एक सीधी दिशा में बिना घूमे जाए, यानी कोई वस्तु है जो बिना घूमे एक ही दिशा में सीधी चली जाए, उसे कहते हैं दोस्तों स्थानांतरित गति। जब कोई वस्तु एक ही दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए या वक्र पथ के अनुदिश हो सकती है, उसे कहते हैं दोस्तों स्थानांतरित गति। जैसे कि दोस्तों ये कोई वस्तु है यहाँ पर, और हमें यहाँ से यहाँ इसे पहुँचाना है, तो इस पर डायरेक्ट सीधा यहाँ पर जाना,
मतलब घूम कर ना जाना। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आप, रोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी घूम कर नहीं जाना। इस प्रकार से घूम कर जाती है ना बॉल, यूँ इस प्रकार से नहीं, सीधे यहाँ पर सीधे यूँ जाना, इसे कहते हैं दोस्तों स्थानांतरित गति। एक स्थान से दूसरे में सीधे चले जाना बजाय घूमने के। आगे बात करते हैं दोस्तों घूर्णन गति। ये होती है दोस्तों घूर्णन गति। जब कोई वस्तु एक ही स्थान पर घूर्णन गति करे या घूमते हुए आगे की ओर बढ़े, उसे कहते हैं दोस्तों घूर्णन गति। जैसे कि ये कोई बॉल है दोस्तों, अब यहाँ से ये यहाँ पर आई, ये इस प्रकार घूमी, फिर यहाँ से यहाँ पर आई, ये होती है दोस्तों लुढ़कते हुए आगे की ओर बढ़ना, यानी घूमते हुए आगे की ओर बढ़ना, उसे कहते हैं दोस्तों घूर्णन गति। आगे बात करते हैं दोस्तों दोलन या कंपन गति। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमे या गति करे, उसे दोस्तों दोलन या कंपन गति कहते हैं। या कण एक ही जगह पर कंपन करे, इसे क्या कहते हैं दोस्तों दोलन या कंपन गति। तो ये आपके गति के प्रकार थे दोस्तों, जितने मैंने आपके लिए बताए। और भी कुछ बचे हैं, तो अगर बचे होंगे तो हम आगे देख लेंगे और बताते हैं दोस्तों। जितने गति के प्रकार थे, प्रकार मैंने आपके लिए कंप्लीट बता दिए। और दोस्तों नोट बनाते चलें, नोट्स करते चलें दोस्तों, नोट्स बनाते चलें। अब बात करते हैं दोस्तों राशियाँ। राशियाँ भी दोस्तों आपकी दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक तो आपकी अदिश राशि, एक सदिश राशि। अब अदिश राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती है, केवल परिमाण पर निर्भर करती है। यानी दोस्तों दिशा पर निर्भर नहीं करती, परिमाण पर निर्भर करती है, ये आपको याद रखना है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, कार्य, चाल, तापमान, घनत्व, दूरी आदि, ये आपकी अदिश राशि है, यानी अदिश यानी बिना दिशा वाली। और सदिश राशि दिशा पर निर्भर करती हैं, परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करती हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, भार, संवेग आदि। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि नहीं। आपसे ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है, वहाँ पर एक सदिश राशि दी हुई होगी, 3 अदिश राशि, तो वहाँ से उनमें से आपको छांटना है कौन सी सदिश राशि है या नहीं है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए राशियों के आधार पर दूरी क्या है दोस्तों। तो ये है दोस्तों दूरी, निश्चित समय में तय की गई लंबाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों दूरी। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसकी चाल है मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना 10 किलोमीटर, तो वो फिक्स है कि 1 घंटे में उसे 10 किलोमीटर जाना है, ये फिक्स है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रति घंटे का मतलब है दोस्तों 1 घंटा, और 10 किलोमीटर यानी दोस्तों 1 घंटे में उसे 10 किलोमीटर जाना है, वो उसकी फिक्स लंबाई हो गई, निश्चित लंबाई हो गई। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा दोस्तों 1000 मीटर। और दूरी का मात्रक आपको याद रखना है दोस्तों ओडोमीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है दोस्तों ओडोमीटर। और इसका एसआई मात्रक है दोस्तों मीटर, सीजीएस मात्रक है दोस्तों सेंटीमीटर। और दूरी का मतलब होता है दोस्तों दूरी बराबर चाल गुणा समय। और आपको बता दिया है दोस्तों मैंने, जब मापन और मात्रक वाला जो चैप्टर कराया था वहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों केजी के लिए एम का प्रयोग करते हैं, और मीटर के लिए दोस्तों यानी लंबाई एल का प्रयोग करते हैं, और समय के लिए दोस्तों टी का प्रयोग करते हैं। तो इसकी विमा क्या होगी दोस्तों, केवल लंबाई यहाँ पर दी गई है, ना तो हमको समय दिया गया है कि इस दूरी के मात्रक में दूरी और चाल गुणा समय होता है दोस्तों। तो टाइम को तो हम 0 मानेंगे, वहाँ पर एम को भी 0, एल 1 होगा। इस प्रकार आपकी विमा निकाली जाती है। और वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई किस प्रकार आपकी विमा निकाली जाती है, किस प्रकार नहीं निकाली जाती। और आपको याद रखना है सबसे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों थ्योरेटिकल यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने लगे हैं, और पहले भी पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये आपको याद रखना है। हाँ, विस्थापन जरूर आपका धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य किस भी प्रकार का विस्थापन हो सकता है, लेकिन दोस्तों दूरी हमेशा धनात्मक होगी आपकी। अब बात करते हैं दोस्तों विस्थापन की, यानी डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की दिशात्मक दूरी को विस्थापन कहेंगे। जाना या आना ये होता है दोस्तों।
और इसका SI मात्रक होता है दोस्तों मीटर और CGS मात्रक सेंटीमीटर। और विस्थापन का फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, विस्थापन बराबर समय इंटू वेग, विस्थापन बराबर समय इंटू वेग। और वेग का फॉर्मूला है जहाँ पर आप निकाल सकते हो वेग बटे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कितने समय विस्थापन किया गया, कितने समय में वो है वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा, उसे कहते हैं दोस्तों वेग। और आपको याद रखना है दोस्तों, पहले मैं आपके लिए बता चुका हूँ ऊपर ही कि विस्थापन जो है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक किसी प्रकार का हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपका। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, सीधी रेखा में गति के लिए दूरी और विस्थापन हमेशा समान होते हैं। सीधी रेखा में जब गति करते हैं तो दूरी, और मान लीजिए दोस्तों ये यहाँ से आपको पहुँचना है और यहाँ से आपको चलना है और यहाँ आपको पहुँचना है, तो ये सीधी रेखा है। अगर आप सीधे चलेंगे तो ना तो यहाँ पर कोई विस्थापन होगा ना कोई दूरी होगी। अब आप पता कैसे लगाओगे, जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई गोल वृत्त है, तो ये यहाँ से और घूमते हुए इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार घूमते हुए और यहाँ आना, ये तो हो गई आपकी दूरी। विस्थापन क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से इस प्रकार न्यूनतम दूरी तय करना, ये होता है दोस्तों विस्थापन। अब इस सीधी रेखा में जाने, यहाँ पर तो घूम नहीं सकते, सीधा जाना पड़ेगा, तो यहाँ से और यहाँ तक सीधा जाना दोस्तों, यानी दूरी और यहाँ विस्थापन बराबर होंगे। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों चाल की। तो एक हावर या एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या होती है दोस्तों, चाल कहलाती है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने पहले बताया था दोस्तों आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वो क्या है दोस्तों, चाल है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी दोस्तों 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलना। तो ये क्या होगी दोस्तों आपकी चाल। और चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों दूरी बटे समय, यानी दूरी को मीटर से, समय को सेकंड से, तो आपकी विमा क्या बनेगी दोस्तों, m0l1t1, जो समय यहाँ पर 1 है, m और दूरी भी यहाँ पर एक बार है, और द्रव्यमान दिया ही नहीं है तो द्रव्यमान का हम 0 रख लेंगे, तो इस प्रकार से आपकी विमा आ जाएगी। और ये t जब ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी विमाएँ निकाली जाती है। विमाएँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप ईजिली दोस्तों जो है विमा निकाल सकते हो, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं। और फॉर्मूले याद नहीं है तो आप विमाएँ नहीं निकाल सकते। और ये विमा होती है, आपको याद रखनी है। और चाल हमेशा धनात्मक होती है। और दोस्तों देखिए, आपको याद रखना है, जिस प्रकार से दूरी धनात्मक होती है उसी प्रकार से चाल भी धनात्मक होती है, ये आपको याद रखना है। और त्वरण हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य किसी प्रकार का हो सकता है। यानी दोस्तों जिस प्रकार से दूरी धनात्मक उसी प्रकार से चाल धनात्मक, जिस प्रकार से विस्थापन जो है किसी प्रकार का हो सकता है, उसी प्रकार से दोस्तों त्वरण भी आपका किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यार दोस्तों चाल के प्रकार। चाल दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक तो दोस्तों एक समान चाल, एक असमान चाल, एक है दोस्तों औसत चाल या मध्य चाल। अब दोस्तों एक समय अंतराल में समान दूरी तय करना क्या कहलाता है दोस्तों, एक समान चाल। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये समय दिया है 1 2 3 4 5, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, या फिर आप घंटे भी मान सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो यहाँ पर एक एक का इनमें अंतर है, तो फिक्स है दोस्तों, ये हर 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर की दूरी बढ़ रहा है, ये दूरी है दोस्तों यहाँ पर, तो ये फिक्स है दोस्तों, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसे कहते हैं दोस्तों एक समान चाल। अब बात करें दोस्तों असमान चाल की, तो दोस्तों समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना, यानी अलग से दूरी तय, कभी 1 घंटे में 10 किलोमीटर, कभी 1 घंटे में 5 किलोमीटर, कभी 1 घंटे में 20 किलोमीटर, इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों ये आपका समय है, जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो यहाँ पर पहले घंटे में इसने 1 से 2 एक घंटे में कितना किया है दोस्तों दूरी तय इसने 10 किलोमीटर, फिर अगले में 15, फिर 20, फिर 25, इस प्रकार से दोस्तों ये होती है असमान दूरी। और आपका दोस्तों औसत चाल या माध्य चाल क्या होती है दोस्तों, कुल दूरी और उसे तय करने में लगे कुल समय को दोस्तों क्या कहते हैं हम, औसत चाल। और चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों दूरी बटे समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है।
अब चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों वेग। तो किसी वस्तु का विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? वेग। और वेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय, जो कि मैं आपके लिए पहले बता चुका हूँ। विस्थापन वाले फॉर्मूले में विस्थापन बराबर वेग इंटू समय वाले में। और यहाँ पर विस्थापन को दोस्तों मीटर से, समय को सेकंड से, यानी L1 और T1। टी आपका नीचे जाएगा तो ऊपर जाने के बाद वो दोस्तों माइनस में हो जाएगा और विमा आपकी इस प्रकार बंद कराएगी दोस्तों M0 L1 T-1। और वेग जो है दोस्तों शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक भी हो सकता है, यानी विस्थापन और वेग जो है वो शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकती हैं। और चाल और दूरी दोस्तों आपकी हमेशा धनात्मक होगी, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वेग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय, और समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों विस्थापन बटे वेग, और विस्थापन का फॉर्मूला होता है दोस्तों समय इंटू वेग। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। वेग के प्रकार, जिस प्रकार दोस्तों चाल आपकी कई प्रकार की होती है, उसी प्रकार से दोस्तों वेग भी आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक समान वेग और असमान वेग। एक समान वेग क्या होता है दोस्तों? वही जिस प्रकार से चाल हर प्रत्येक घंटे बराबर चली हमने, जैसे एक घंटे में, हर एक घंटे में 10 किलोमीटर, हर एक घंटे में 10 किलोमीटर, उसी प्रकार से वेग जो है दोस्तों वो भी होता है, यानी कितने समय में कितना विस्थापन किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब किसी वस्तु के वेग के परिमाण और दिशा दोनों समय अनुसार परिवर्तन ना हो और एक समान वेग हो, उसे कहते हैं दोस्तों एक समान वेग। जैसे वेग यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 10 मीटर पर सेकंड, यानी हर 2 सेकंड में 10 किलोमीटर की दूरी तय करना, यानी वेग हो गया दोस्तों। और इसका मान क्या आएगा दोस्तों? 2 का भाग हम 10 में देंगे तो 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। तो अब यहाँ पर आप कैसे निकालते हैं दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इधर आपका समय दिया गया है और इधर आपका विस्थापन। तो ये 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, हर 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की दोस्तों? 10 मीटर की, फिर 10 मीटर की, फिर 10 मीटर की, यानी बराबर दूरी तय की बराबर समय में। तो ये होता है दोस्तों एक समान वेग। अब असमान वेग, जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन से गुजरती है, उसे कहते हैं दोस्तों असमान वेग। जैसे दोस्तों ये 2 सेकंड है, यहाँ पर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, और दूसरे 2 सेकंड में दोस्तों इसने 10 किलोमीटर दूरी की तय की, और 3 सेकंड में 20, 4 में 5, इस प्रकार से ये है दोस्तों आपका असमान वेग। जैसे दोस्तों 2 सेकंड में 10 किलोमीटर तो 5 मीटर पर सेकंड, 3 में 20 किलोमीटर तो 3.66 मीटर पर सेकंड, और 4 में 30 किलोमीटर तो 7.5 किलोमीटर पर सेकंड, 7.5 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से ये होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको, अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका वेग क्या होगा, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये इस प्रकार होता है, ये इस प्रकार होता है, ये इस प्रकार, इस आधार पर निकाला जाता है। और नोट में आपको याद रखना है, जब सीधी रेखा में गति हो तब चाल और वेग समान होते हैं। जिस प्रकार दूरी और विस्थापन समान होते हैं एक समान उसमें गति में दोस्तों, उसी प्रकार से दोस्तों एक सीधी रेखा में जो गति करते हैं वेग और जो है दोस्तों आपका चाल भी समान होते हैं। जिस प्रकार दूरी और विस्थापन होते हैं ना, उसी प्रकार से। और इसी प्रकार यहाँ पर मैं लिख दिया दोस्तों, इसी प्रकार दूरी और विस्थापन भी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये रहा आपका त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण। वेग में जो परिवर्तन में दर हुआ है, सॉरी दोस्तों, वेग में परिवर्तन की जो दर है, यानी कितने समय में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी दूर से कितना, मान लीजिए कभी एक शुरुआत में उसकी चाल थी 10 किलोमीटर, आगे बढ़कर जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ी तो उसकी चाल हो गई दोस्तों किसी कार की मान लीजिए 20 किलोमीटर, तो इसमें परिवर्तन हुआ कितना? 10 किलोमीटर का। तो इसे कहते हैं दोस्तों त्वरण। और त्वरण का फॉर्मूला होता है दोस्तों v1 v2 माइनस v1, यानी v2 यानी अंतिम वेग और v1 दोस्तों यानी प्रारंभिक वेग बटे में समय। तो यहाँ पर दोस्तों तो इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों ये t ऐसा ना समझें कि b के दोनों के लिए एक ही आएगा, नहीं, b के लिए t अलग है यहाँ पर, और v2 के लिए अलग समय है और v1 के लिए अलग समय है। तो इस प्रकार डबल समय यहाँ पर आता है,
तो आपका फॉर्मूला बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर मैंने दिया भी है दोस्तों, ये रहा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर होता है दोस्तों लंबाई का, सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों टी का। तो यहाँ पर अगर आप बेमा बनाएंगे तो आपकी बेमा बनकर आएगी ये वाली दोस्तों, ये रही। और बेमाएँ दोस्तों हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्वरण शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक हो सकता है दोस्तों। जिस प्रकार से वेग और विस्थापन होता है ना, उसी प्रकार से त्वरण भी शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों त्वरण के प्रकार। तो शून्य त्वरण होता है एक प्रकार का दोस्तों, एक शून्य त्वरण भी होता है। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, आपको समझना है कि वेग एक समान या वेग में परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं दोस्तों शून्य त्वरण। समान रूप से यानी समान रूप से और अस्थिर त्वरण, ये होता है दोस्तों इसका। इस प्रकार से इसे दर्शाया जाता है दोस्तों शून्य त्वरण को, इस प्रकार से। और ये दोस्तों यहाँ पर शून्य त्वरण ये रहा कि 10 मिनट में 10 किलोमीटर की, फिर अगले 10 मिनट 10 किलोमीटर की, और ये त्वरण है। इस प्रकार से भी इसे दर्शाया जाता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं दोस्तों। और इधर साइड में आपका समय आता है, इधर आपका त्वरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ना तो कोई दूरी, जो समय भी उतना ही है और दूरी भी उतनी है, यानी त्वरण भी उतना ही है, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं दोस्तों शून्य त्वरण। ये भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, समान रूप से त्वरण, और एक आपका होता है दोस्तों अस्थिर त्वरण, एक होता है दोस्तों स्थिर त्वरण। अब चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि सकारात्मक त्वरण, समय के साथ वेग में वृद्धि हो, उसे कहते हैं दोस्तों सकारात्मक त्वरण। समय के साथ वेग में भी उसकी वृद्धि हो, उसे कहते हैं दोस्तों सकारात्मक त्वरण। जैसे कि आपका ये त्वरण है और ये समय है, समय के साथ धीरे 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 इस प्रकार वृद्धि हो, इसे कहते हैं दोस्तों सकारात्मक त्वरण। नकारात्मक त्वरण, समय के साथ वेग में कमी हो, यानी मंदन हो। जैसे यहाँ पर इस प्रकार जैसे गया और इस प्रकार धीरे 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 फिर इस प्रकार लौट कर आया, इसे कहते हैं दोस्तों मंदन। तो ये नकारात्मक त्वरण है। और दोस्तों देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। एक एक पॉइंट मैंने आपके लिए कराया है और कराते रहूँगा दोस्तों, ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। बशर्ते आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, नोट्स अच्छी तरह से बनाने हैं दोस्तों, अच्छी तरह से आपको हर चीज़ को समझना है। और दोस्तों ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा मैं, कि मात्र आपके पास 2 से 3 महीने हैं, और इन 2-3 महीनों में दोस्तों आपको कंप्लीट थ्योरी भी करानी है, क्वेश्चन भी कराने हैं, सारी चीज़ें करानी हैं। तो दोस्तों हर चीज़ आपके लिए कंप्लीट कराइए, बशर्ते आपको चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को दोस्तों। और अपने जितने फ्रेंड सर्कल जो भाई CBT2 की तैयारी करना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि हाँ हमारा जो है पेपर क्वालिफाई हो सकता है, तो उनके लिए भी दोस्तों सपोर्ट करें, उनको भी बताएं, उनको भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि दोस्तों वो भी अच्छी तैयारी कर सकें, बेहतर तैयारी कर सकें। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों गति के समीकरण, वेरी जितनी भी मैंने दोस्तों आपके पूरा जो गति का टॉपिक कराया है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों। और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों, चाहे आप बेसिक साइंस उठा लीजिए, चाहे ग्रुप डी उठा लीजिए, चाहे RRB JEE उठा लीजिए, चाहे NTPC उठा लीजिए, चाहे ALP उठा लीजिए, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए रेलवे का, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और इसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी समीकरण आधार पर। और पहला समीकरण है दोस्तों, आपको याद रखना है, तीनों समीकरण आपको याद रखने हैं। कि ये रहा दोस्तों पहला समीकरण, B बराबर U प्लस AT। दूसरा है दोस्तों S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और एक है दोस्तों ये रहा आपका B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब दोस्तों यहाँ पर मैं समझाऊँ तो आपको U जो दिया गया है, यहाँ पर U का मतलब होता है दोस्तों प्रारंभिक वेग, B का मतलब होता है दोस्तों अंत वेग, A का मतलब होता है दोस्तों त्वरण, और T का मतलब होता है दोस्तों समय। और इस प्रकार से आपको फॉर्मूले में जमाना होता है। एक फॉर्मूला ये भी है दोस्तों, वस्तु विराम से शुरू या वस्तु का कुछ समय बाद रुक जाना, तो U हमेशा 0 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये 3 समीकरण आपको याद रखने हैं, वेरी डबल स्टार मान लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आगे देखते हैं मतलब ये समझिए दोस्तों आप जो आपका जो गति वाला चैप्टर है ना, गति और वेग, पूरा निचोड़ है दोस्तों इन समीकरणों में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि गति के नियम। ये नियम दोस्तों न्यूटन ने दिए थे। और गति का पहला नियम है दोस्तों, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ऐसे ही दोस्तों इस नियम को ही हम दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे ही हम दोस्तों गैलीलियो का नियम कहते हैं। और जड़त्व क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा गुण जो किसी वस्तु के गति का विरोध करे। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका द्रव्यमान होता है, यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व भी ज़्यादा। मान लीजिए दोस्तों एक ट्रेन है, एक कार है और एक आपका स्कूटर है, यानी मोटरसाइकिल है। तो द्रव्यमान किसका है ज़्यादा दोस्तों? ट्रेन का। तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों विराम जड़त्व की। कोई भी वस्तु विराम में ही रहेगी जब तक उस पर बल ना लगाया जाए। और गति जड़त्व है, कोई भी वस्तु गति में रहेगी जब तक, और गति करती रहेगी जब तक उस पर बल ना लगाया जाए, यदि बल लगाकर उसे रोका ना जाए। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए जड़त्व के उदाहरण, जैसे कि विराम जड़त्व। विराम जड़त्व क्या है दोस्तों? इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि कपड़े को झाड़ते समय धूल के कणों का गिरना, वाहन के तुरंत चलने पर पीछे की ओर गिरना। जैसे आपने देखा हो दोस्तों, आप कभी बस में बैठते हो या गाड़ी में बैठते हो, तो आपने जैसे ही एकदम गाड़ी आगे बढ़ती है या बस आगे बढ़ती है तो आपको पीछे की ओर धक्का सा लगता है, और जब ब्रेक लगती है तो आगे की ओर धक्का सा लगता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों विराम जड़त्व। हवा या झटका से पेड़ की पत्तियों का झड़ना, फल का झड़ना, ये सारी चीज़ें। मेज पर रखे बर्तन के नीचे से कपड़ा खींचना, ये भी दोस्तों विराम जड़त्व का उदाहरण है। पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज़ का खींचना, ये भी दोस्तों आपका विराम जड़त्व का उदाहरण है। टमाटर केचप सॉस को निकालने के लिए बोतल को हिलाना, भूकंप के कारण मकानों का गिरना, मैकेनिकल बुल राइडिंग मशीन जो होती है ना दोस्तों, वो भी आपका विराम जड़त्व पर कार्य करती है। एक है दोस्तों कार्डबोर्ड पर रखा सिक्का गिलास में गिरना, ये भी दोस्तों आपका विराम जड़त्व का उदाहरण है। अब बात करते हैं दोस्तों गति जड़त्व। जैसे कि लंबी कूद से पहले कुछ, जैसे हम कोई दोस्तों आपने देखा हो दोस्तों गांव में जो खेल होते हैं, आप तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर भी दोस्तों लंबी कूद की जो हैं प्रतियोगिताएं होती हैं। तो लंबी कूद कूदने से पहले दोस्तों कुछ हम क्या करते हैं, उससे पहले कूदने से पहले कुछ दूरी से जो स्थान कूद, मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ से हमें उछलना है और यहाँ ये आपका एरिया है, यहाँ पर आप कहीं भी पहुँच सकते हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से तो हम यहाँ से दौड़ने का लग्गा लगाएंगे, यहाँ से हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से दौड़ते दौड़ते एकदम यहाँ से उछलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। तो इसे कहते हैं दोस्तों गति जड़त्व, यानी लंबी कूद से पहले दौड़ना। आपने दोस्तों यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में जो फिजिकल, दिल्ली पुलिस में बहुत होता है दोस्तों, वहाँ पर फिजिकल होता है और इस प्रकार से वहाँ पर लंबी कूद, ऊंची कूद ये कराई जाती है। तो होता है दोस्तों गति जड़त्व। वाहन का इंजन बंद करने पर भी वाहन का कुछ दूर तक चलना, हथौड़ा फेंक, वाहन के रुकने पर आगे की ओर गिरना, ये दोस्तों गति जड़त्व के नियम हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और यहाँ दोस्तों दूसरा नियम है गति का। और ये क्या कहता है दोस्तों कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर जो है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, अर्थात संवेग परिवर्तन की दिशा वही रहेगी जो वस्तु की हो। अतः बल का मान हमें इसी नियम से मिलता है। बल का मान हमें इसी नियम से मिलता है। बल की परिभाषा दोस्तों किससे मिलती है? गति के पहले नियम से। ये आपको याद रखना है, बल की परिभाषा हमें गति के पहले नियम से मिलती है, और बल का मान जो है दोस्तों हमें दूसरे नियम से मिलता है। मान यानी दोस्तों मात्रक, विमा, फिमा जो भी मिलती है हमें इसी नियम से मिलती है। संवेग का नियम भी इसी से मिलता है। तो F बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, तो F बराबर m, अगर आपको बल निकालना हो संवेग परिवर्तन के आधार पर तो mb माइनस mu/t, और अगर यहाँ पर m हम कॉमन ले लें तो आपका m यहाँ आ जाएगा
बी माइनस यू, यानी ये आपका त्वरण हुआ। और यहाँ पर आपका बल का फॉर्मूला निकल कर आता है दोस्तों F बराबर m इंटू ए, यानी बी माइनस यू बाई टी जो होता है ए का मान होता है दोस्तों, यानी त्वरण होता है। और यहाँ पर बल का फॉर्मूला इस प्रकार आपका निकल कर आता है। इसी प्रकार दोस्तों संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ये इसका मात्रक होता है दोस्तों केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ये आपकी विमा होती है दोस्तों। और आपको याद रखना है दोस्तों नोट में कि बल का मान सेकंड नियम से मिलता है और बल की परिभाषा पहले नियम से, जो कि मैं आपके लिए पहले बता चुका हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बल का मात्रक। बल का ऐसा ही मात्रक है दोस्तों किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम दोस्तों न्यूटन में मापते हैं। और CGS में ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम दोस्तों डाइन में मापते हैं। और एक न्यूटन का मान होता है दोस्तों 10 की घात 5 डाइन, यानी दोस्तों 10 पावर ऑफ 5, यानी 10 की घात 5 डाइन। और विमा किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, केजी के लिए m लेंगे तो m यहाँ पर एक बार है, एक ही केजी है दोस्तों यहाँ पर ये रहा, तो m1 ले लेंगे। और लंबाई मीटर का मान एक ही बार है तो दोस्तों L1, समय 2 बार है तो यानी t का स्क्वायर है तो t स्क्वायर। तो इस प्रकार आपकी विमा निकल कर आएगी दोस्तों। जैसे बल के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, लात मारने पर किसी वस्तु का आगे जाना या रुक जाना, साइकिल के ब्रेक लगाकर साइकिल रोकना, घर्षण बल के कारण रोलिंग गति कम होना, टक्कर के समय गाड़ियों का रुकना, बल्लेबाज द्वारा बॉल को मारकर दिशा बदलना, बस किसी वस्तु को खींचकर दाव के आकार बदलना, खींचकर या दाव कर उसका आकार बदलना, ये भी दोस्तों आपका एक जो है बल का एग्जाम्पल है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तीसरा नियम और बचा है, इसे भी देख लेते हैं। 3 नियम है गति के, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, यह है दोस्तों आपके ये रहा, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होना। यानी जैसे दोस्तों आपने देखा हो दोस्तों, हम बंदूक चलाते हैं ना, बंदूक चलाते हैं दोस्तों। अभी कभी कभी आपने मेलों में जाते होंगे आप, तो वहाँ पर आपने देखो दोस्तों गुब्बारे लगे हुए होते हैं, गुब्बारे एक जैसे कि एक पर्दा होता है उस पर गुब्बारे लगे हुए होते हैं, और उन गुब्बारों को शूट करना होता है एक बंदूक से। वहाँ पर आपको छोटी छोटी आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, उसकी गोलियां होती है, उस बंदूक में डालना होता है और फिर उन्हें गुब्बारों को शूट करना होता है। जैसे हम बंदूक चलाए हमें पीछे धक्का सा लगता है, तो ये दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, जो कि तीसरे नियम है गति का। यह नियम बताता है कि बल हमेशा जोड़े में होता है। जैसे रॉकेट के उड़ने पर गैस निकलना या रॉकेट का ऊपर जाना। और लॉन स्प्रे, नाविक का नाव में से किनारे पर उतरना। जैसे हम नाव से किनारे पर उतरते हैं तो नाव हल्का सा पीछे की ओर खिसकती है। तैराक के द्वारा पानी पीछे फेंकना। नाविक द्वारा समुद्र में नाव चलाते समय पानी नाव के आगे से पीछे करके नाव को आगे बढ़ाना आदि। ये दोस्तों गति के तीसरे समीकरण के जो है तीसरा नियम जो है उसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। तो दोस्तों देखिए, जितनी थ्योरी बनती थी आपकी गति एवं वेग, गति और वेग का जो आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितनी थ्योरी बनती थी वो सारी थ्योरी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप इंतज़ार करें।